प्रदेश के अंदर कितने ज़्यादा अराजक तत्व जो है एक्टिव हो चुके हैं। और कहने के लिए तो योगी जी कुछ भी कहते रहे कि सब जेलों में डाल दिए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को पहले तो वो एक दलित नेता के रूप में देखते हैं, ना कि देश का राष्ट्रीय नेता के रूप में, देश का नेता। यहाँ पर जाति है कि जाति नहीं, वो व्यक्ति चाहे कितना भी त्याग कर ले, कितने भी लोगों के लिए आवाज़ उठा ले, कितना भी न्याय की लड़ाई लड़ ले, मुहिम में खड़ा हो जाए। यह चंद्रशेखर को दलित होने की वजह से पसंद नापसंद का सामना करना पड़ रहा है। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं कि हम जाएंगे और वहाँ जाकर के हम श्रीमद् भागवत की पाठ पढ़ेंगे, वो राम से जुड़ी हुई धरती है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर यही बात बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि राम मंदिर जाकर के हम भी जो है त्रिपिटक और धम्मपद का पाठ करेंगे, तो टकराव की स्थिति आएगी नहीं आएगी? मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकालेंगे, लेकिन अगर खुदाई होगी 25 फीट तक, अगर खुदाई हो जाए सभी मंदिरों की, सभी मंदिरों की विशेषकर अगर खुदाई होने लग जाए तो वहाँ पर बुद्ध निकलते हैं। ये भारत ही नहीं, यहाँ से पाकिस्तान से लेकर के यरूशलेम तक और पूरे एशिया में बुद्ध की मूर्तियाँ निकाली जाती हैं। भारत के अंदर हिंदुओं का सम्मान आप कर रहे हैं, मुस्लिमों का कर रहे हैं, सभी धर्मों का कर रहे हैं, संप्रदाय का कर रहे हैं, तो उस बुद्ध का सम्मान क्यों नहीं जिस बुद्ध के नाम से आपको विदेशों में सम्मान मिलता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। खबर बहुत सारी आ रही है कि किस प्रकार से अब जो है फिर से एक बार हमला हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद पे। मथुरा में कल ये घटना हुई है और किस प्रकार से योगी सरकार इस बात का दावा करती है कि माफिया राज खत्म हो गया है, अराजक तत्व जो है वो यूपी से बिल्कुल गायब हो चुके हैं। लेकिन एक सांसद के ऊपर हमला होता है और कार्रवाई जो है क्या होती है अभी तक वैसा कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम होती है। बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निर्देश जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशनल दस्तक पे। थैंक यू। और आप क्या कहना चाहेंगे जो कल ये घटना हुई है मथुरा में, जब एक सांसद जो हैं उनके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है यूपी में, और यूपी सरकार जो दावे कर रही है वो भी आपको पता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत ही देश का एक ऐसा गंभीर मुद्दा उठाया जिसको अभी भी जो है स्ट्रीम मीडिया बात करने से डर रही है, बच रही है। अगर यही सांसद बीजेपी का होता तो अब तक मीडिया ने कूद उछल कर इतना मतलब हंगामा मचा दिया होता कि पूरे स्टूडियो को सर पे उठा लिया होता और देश के अंदर इतनी गर्मी पैदा कर दी होती कि कितना हमला हो रहा है और पूरा घेर लिया होता सरकार को। पर यहाँ पर इसलिए नहीं घेरा गया क्योंकि जो सांसद है वो एक दलित समुदाय से आता है। उसके बारे में ज़्यादा सोचने के लिए ना मीडिया के पास समय है। और एक सांसद, मौजूदा सांसद जब सड़कों पर उतरता है और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर जाता है, गरीबों से मिलने जाता है, उस वक्त हमला होता है। ये इसलिए नहीं कि वो कुछ गलत करने जा रहा है या कोई किसी को धमकाने जा रहा है या किसी तरह का अपराध करने जा रहा है। अपराध हो चुका है, उस अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जब वो निकलता है तो हमला हो जाता है। अभी साल नहीं बीता है, पहले गोलियां चली थी, अब पत्थरबाजी हुई है। उसके बाद अब लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, इस पे पत्थरबाजी जो हुई है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि पत्थरबाजी तो होनी चाहिए क्योंकि ये जो है जाकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है कि लोगों को अत्याचार से बचाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी के नेता और खुद हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि सारे गुंडे डर के मारे यूपी छोड़कर भाग गए या जो बचे थे वो हमने जेलों में डाल दिए, अब कोई ऐसा अराजक तत्व बाहर नहीं है, तो ये कौन से अराजक तत्व हैं या फिर ये अराजक तत्व आपने भेजे हैं? कहाँ से आए अराजक तत्व जो खुले आम पुलिस प्रशासन के सामने, पूरी सुरक्षा के सामने पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये पत्थरों की जगह गोलियां भी हो सकती थी, जाने कितने लोगों को मारा जा सकता था। अगर ये लोग उल्टा बाहर कर देते तो वहाँ दंगे की स्थिति हो जाती, नहीं हो जाती? वहाँ लोग मारे जाते, इधर से भी लोग मरते, उधर से भी मरते, मासूम लोग मरते। लेकिन आज जिस जगह पर ज़रूरत है कि ये समझाने की कि भाई अगर कोई अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो उसका सहारा बनो, उसका सपोर्ट करो। बल्कि यहाँ देश में उल्टा हो रहा है कि जो अत्याचार कर रहा है उसके सपोर्ट में लोग खड़े हैं और जो अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उस पर पत्थरबाजी हो रही है। इसी से पता चलता है कि देश के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, कितने ज़्यादा अराजक तत्व जो है एक्टिव हो चुके हैं। और कहने के लिए तो योगी जी कुछ भी कहते रहे कि सब जेलों में डाल दिए हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा तो ये उनका कहा गया बयान, उनकी कहे गए दावे सारे इस हमले से फेल दिखाई दे रहे हैं।
अच्छा, पुलिस भी वहीं पर थी और हमने वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि सुबह से गाड़ी की मांग की गई, गाड़ी नहीं आया और सुरक्षा उस तरह से नहीं मिली, और पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं उनके हाव भाव देख के लगते हैं कि जैसे कोई गंभीर मसला नहीं है। तो ये जो एक तरह का व्यवहार है पुलिस प्रशासन के द्वारा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुलिस को इसलिए गंभीर नहीं लग रहा क्योंकि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उन पर हमला होना कोई बड़ी बात इसलिए नहीं मानी जा रही। चंद्रशेखर आज़ाद को पहले तो वो एक दलित नेता के रूप में देखते हैं, ना कि देश का राष्ट्रीय नेता के रूप में, देश का नेता। यहाँ पर जाति है कि जाति नहीं, वो व्यक्ति चाहे कितना भी त्याग कर ले, कितने भी लोगों के लिए आवाज़ उठा ले, कितना भी न्याय की लड़ाई लड़ ले, मुहिम में खड़ा हो जाए, यहाँ पर व्यक्तित्व और उसके विचार को भी जो है जाति के आधार पर पसंद और नापसंद किया जाता है। तो चंद्रशेखर को दलित होने की वजह से पसंद नापसंद का सामना करना पड़ रहा है। जो व्यक्ति जो भी महिला, जो भी अपराध होता है उसके साथ खड़ा हो रहा है, तो चंद्रशेखर अगर अपराध के साथ अपराधियों के खिलाफ खड़ा हो रहा है तो यहाँ पर जाति और धर्म छोड़ करके ये बात देखनी चाहिए कि वो व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध है, और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले व्यक्ति के साथ ना तो प्रशासन अच्छे से साथ दे रहा है, ना ही मीडिया साथ दे रही है, और राजनीति तो पूरी तरीके से खिलाफ है ही है कि हर जगह उन पर हमले होते हैं। हर जगह उनको ये देखना पड़ता है कि पुलिस प्रशासन एक एक बाबा के लिए, एक एक साधु के लिए, एक एक साध्वी के लिए इतनी तैनाती से जो है साथ खड़ी होती है। एक आदमी टच नहीं कर सकता, लेकिन एक सांसद को खुलेआम लोग पत्थर मार सकते हैं, गोली चला सकते हैं। तो इससे दिखता है कि दलित नेताओं की इस देश के अंदर कोई कदर नहीं है। जब दलित नेताओं की, जब सांसद होने के बाद में कोई इज्जत नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई बचाव नहीं, तो आप सोचिए कि गाँव दूर देहात में रहने वाले एक गरीब कमज़ोर दलित समुदाय की, दलित परिवार की क्या से क्या स्थिति रहती होगी, वो कैसा जीवन जी रहे होंगे, कितनी मुश्किलों में जीवन जी रहे होंगे। अच्छा, इसी तरह का एक मामला चल रहा है बीटीएमसी एक्ट का। बोधगया में एक आंदोलन चल रहा है, पिछले लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अभी कुछ दिन पहले पुलिस भी आई थी और उन लोगों को हटा दिया था। ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। फिर से ये उभार जो आया है इस आंदोलन में कि बीटीएमसी एक्ट में सुधार किया जाए। 9 मेंबर होते हैं और 5 लोग उसमें हिंदू शामिल हैं, उनको निकालने की बात हो रही है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं। देखिए, सरकार ने ही उनको चुना गया है, सरकार ने रखा, तो सरकार इसलिए नहीं चुन रही है। जब देश के अंदर मस्जिदों के जो मौलाना हैं वो हिंदू नहीं हो सकते, चर्च के पादरी जो है मुसलमान नहीं हो सकते, और जब पादरी किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, मौलाना किसी मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता और पुरोहित नहीं बन सकता, तो फिर बौद्ध मंदिर के अंदर 5 लोगों को काहे के लिए मेंबर बनाया गया है? क्या बौद्ध विरासत को पूरी तरीके से ब्राह्मणीकरण करने के लिए धोखा दिया जा रहा है? और जिस बुद्ध को पूरे विश्व में शांति के रूप में माना गया, उस बुद्ध परिसर में अशांति फैलाने के लिए, 2 गुटों को आपस में लड़वाने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे लोग बिठा दिए गए जो पिंडदान का नाटक कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जब मैं बुद्धगया गई थी, जब मुझे दिखा कि जो मेन टेम्पल है, जो मेन बुद्धा की स्टैचू है, उस स्टैचू से जब हम बाहर निकलते हैं उस परिसर से, तो राइट हैंड पर 5 मूर्तियाँ रखी गई हैं, और उन 5 मूर्तियों का जब हम पूछते हैं कि ये 5 मूर्तियाँ किस लिए, क्योंकि वो बुद्धा के तो कोई सिंदूर नहीं लगाया जाता, चुन्नी नहीं पहनाई जाती, पर उन 5 मूर्तियों को चुनरी भी और सिंदूर भी पहनाया जा रहा है। तो हमने पूछा, मैंने खुद ये सवाल किया, तो उस वक्त से मेरा दिमाग इस बात पर बार बार सवाल करता रहा, लेकिन अभी आंदोलन हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने, जो वहाँ पर पुरोहित बैठे थे, पुजारी थे, उन्होंने कहा कि ये 5 पांडवों की जो है मूर्तियाँ हैं। तो मेरा दिमाग सुन रह गया कि यहाँ पूरे विश्व स्तरीय जो प्लेस है उस पर भी इन्होंने पाखंड का कब्जा जमाने की पूरी कोशिश की है। तो बात यहाँ धर्म की तो है ही है, बात है पाखंड की। जिस पाखंड का पूरे जीवन जो है बुद्धा ने बहिष्कार किया, लोगों को उससे बाहर निकालने के लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर जीवन जीने का तरीका सिखाया, उसी बुद्धा की नाक के नीचे, वहीं उनकी आंखों के सामने पाखंड को जो है पूरी तरीके से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और उससे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और उसी परिसर के बगल में एक तालाब है, उसी तालाब के अंदर जो पिंडदान करते हैं वो लोग, और उसी में पिंडदान करके उसी तालाब के अंदर फेंका जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब कोई अगर मंदिर में जाके नमाज पढ़ने लग जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लोग विरोध करेंगे। पर यहाँ देखिए कि फिर भी जो है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध अनुयायी शांति से कह रहे हैं सरकार से कि हमें इन लोगों से पीछा छुड़वाइए, इनसे इनको बाहर निकालिए, क्योंकि इनका ना तो ये धर्म से, ना संस्कृति से, ना ही इनकी जो क्रियाकलाप है पूरे दिन भर के, उस पाखंड से बुद्ध का कहीं मैच हो रहा है। तो जब बुद्ध की संस्कृति से मैच करती वो बात ही नहीं है तो उसका वहाँ पे लेना देना कुछ होता नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती किया जा रहा है। अभी कुछ साधु संत भी कह रहे हैं
देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि हम जाएंगे और वहाँ जा कर के हम श्रीमद् भागवत की पाठ पढ़ेंगे, वो राम से जुड़ी हुई धरती है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर यही बात बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि राम मंदिर जा कर के हम भी जो है त्रिपिटक और धम्मपद का पाठ करेंगे, तो टकराव की स्थिति आएगी नहीं आएगी? तो ये जो बाबा लोग हैं ये देश के अंदर दंगे कराने के लिए और लोगों में नफरत फैलाने के लिए, भाईचारा तुड़वाने के लिए, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये बाबा जो है बयान देते हैं, प्रवचन करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लोगों को लगता है कि ये बाबा है, हमें कथा सुना के हमारा जीवन उद्धार कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अगर वो कहने लग जाएं कि भाई हम जिस तरह से इन्होंने सोचा कि हर मंदिर के नीचे हम मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकालेंगे, लेकिन अगर खुदाई होगी 25 फीट तक, अगर खुदाई हो जाए सभी मंदिरों की, सभी मंदिरों की विशेषकर अगर खुदाई होने लग जाए तो वहाँ पर बुद्ध निकलते हैं। ये भारत ही नहीं, यहाँ से पाकिस्तान से लेकर के यरूशलेम तक और पूरे एशिया में बुद्ध की मूर्तियाँ निकाली जाती हैं और कजाकिस्तान तक बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो जिस भारत के अंदर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस भारत में बुद्ध ने जन्म लिया, जिस भारत में बुद्ध ने अपना अंतिम सांस लिया, पहला प्रवचन उपदेश दिया, उसी भारत के अंदर बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध की विरासत के साथ इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि अगर एक मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति अगर जाकर हनुमान चालीसा, मस्जिद के अंदर अगर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा कर दे तो पूरे देश के अंदर दंगा हो सकता है। एक जाकर के मौलवी किसी मंदिर में जाकर नमाज पढ़ दे तो पूरे देश में हंगामा हो सकता है। लेकिन यहाँ तो पिछले सालों साल से जो है बुद्ध विरासत की जो माल है उसको चाट रहे हैं, बुद्ध विरासत की जो धरोहर है उसको खत्म करने, उस पर कब्जा करने का पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। और जो पूरे विश्व स्तरीय जो लोग बुद्ध में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो लोग आते हैं और करोड़ों में वहाँ पे डोनेशन आता है। मामला यहाँ पे धर्म का तो है ही है, कब्जा करने का मामला यहाँ डोनेशन का भी है, चंदे का भी है। तो वो 5 लोग जो मेंबर हैं, जो कमेटी में बने हुए हैं, वो पावर में हैं वहाँ, और वो सारा जितना भी विदेशी करेंसी आती है उस विदेशी करेंसी का पूरा मजा ले रहे हैं। मंदिर के उसके अंदर बैठ कर के पाखंड तो हो रहा है, साथ में जो उस पे आने वाला धन है, मंदिरों का धन तो ये लूट ही रहे हैं। ये मंदिरों के धन को लूट के इनका पेट अभी नहीं भरा है, और ये अब बुद्ध के आने वाली आस्था में आने वाला जो धन है, जो इस देश के अंदर विचारधारा पे प्रचार प्रसार में लगना चाहिए था, जो बुद्ध की विचारधारा है उसको बढ़ावा देने के लिए वो पैसा लगना चाहिए था, वो कुछ चुनिंदा 4-5 लोगों की जेब में जा रहा है और वो अरबों खरबों में जा रहा है, जिसकी कोई काउंटिंग, जिसका कोई डाटा ये लोग पेश नहीं करते जनता के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जब विदेशी दौरे पे होते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, लेकिन अब इतने दिनों से ये आंदोलन चल रहा है, जब किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो वो ट्वीट करते हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक उन्होंने कोई राय नहीं रखी है। मैं ये बात मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी जब आप विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं दिया, बुद्ध दिया है। तो मैं अब आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ, एक नागरिक होने के नाते, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, कि जब देश के अंदर किसी के तिनका भर भी चोट पहुँच जाए, कोई अगर एक विधायक रूठ कर आपके खिलाफ चुनाव लड़ने पर जैसे उतर आए तो उसको फ़ोन करके समझाते हैं, कोई खिलाड़ी जीत कर आए तो उसको फ़ोन पे बधाई देते हैं, देश की एक एक गतिविधि पर आपकी ध्यान रहता है। लेकिन विश्व स्तरीय स्थान जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, बुद्ध के ज्ञान से जुड़ा हुआ जो स्थान है बुद्ध गया, वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको बोरियों की तरह गाड़ियों में फेंका जा रहा है, भरा जा रहा है और रिटेन करके उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है। क्या आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। लेकिन हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि जब भारत के अंदर हिंदुओं का सम्मान आप कर रहे हैं, मुस्लिमों का कर रहे हैं, सभी धर्मों का कर रहे हैं, संप्रदाय का कर रहे हैं, तो उस बुद्ध का सम्मान क्यों नहीं, जिस बुद्ध के नाम से आपको विदेशों में सम्मान मिलता है? आखिर उस बुद्ध से इतनी नफरत क्यों? आखिर उस बुद्ध के उस जगह से, जिस जगह पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पूरा विश्व जानता है कि यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पे 5 पाखंडी जाकर कहते हैं कि ये बुद्ध का ज्ञान स्थली नहीं, बल्कि ये तो 5 पांडवों के जो है यहाँ पिंडदान करने का स्थान है। तो ऐसे मिथक, ऐसे झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, बल्कि उनको सुरक्षित किया जा रहा है? तो ऐसी स्थिति में पता चलता है कि जो हमारे भारत की सरकार है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो एक कहावत है कि मुंह में राम बगल में छुरी, ये वो वाली कहावत है कि मुंह में बुद्ध बगल में छुरी। मुंह में तो बुद्ध है लेकिन बगल से छुरी लगा रहे हैं और काटने का काम कर रहे हैं बुद्ध के विचारधारा को। निर्देश जी, आप खुद वकील हैं और संविधान का जो आर्टिकल 25 है
वो सभी धर्मों को अधिकार देता है कि आप अपने धर्म का संरक्षण कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए। इसके बावजूद भी जो है जो बीटीएमसी एक्ट है उसमें लेकिन कुछ हो नहीं रहा, उसमें सुधार नहीं हो रही, जबकि लगातार मांग हो रही है। आप वकील हैं तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? देखिए, जो बीटीएमसी का मुद्दा है वो कुछ साल तक शुरू में चलता रहा। जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले ही इस पर कब्जा कर लिया गया था। जो इस देश के बुद्ध धरोहर थी, संविधान बाद में लागू हुआ। संविधान के लागू होने से पहले ही जब अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम चल रहा था, तभी से बुद्ध विरासत पर नज़र थी कि क्योंकि उनका जो पाखंड वाला जो बिजनेस है, वो बिजनेस तभी सफल हो सकता है जब बुद्ध का किसी तरह से या तो उन्हें ऐसा अनावरण पहरा दें कि जो पाखंडी दिखाई दे, या फिर वो अपना कोई नाम दे दें। तो ऐसी कल्पनाओं के साथ में देश की समस्त मंदिरों पर कब्जा जमाया गया, और तभी से कब्जा जमाया गया। और बीटीएमसी का मुद्दा भी भारत की आज़ादी से पहले का मुद्दा है, और तब से ही इस आंदोलन को चलाया जा रहा। कुछ दिन तक ये आंदोलन मजबूती के साथ चला, क्योंकि तब इस आंदोलन के इस बीटीएमसी के जो मेंबर थे वो बौद्धिस्ट थे, इस विचारधारा के थे। लेकिन उसके बाद में जब सरकारें बनी तो सरकारों ने धोखाधड़ी करके अपने लोग उसमें एंट्री करा दी, और इतनी मजबूती से करा दी कि आज जब आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के समय पर भी जो बीटीएमसी के मेंबर हैं, जो खुद कहीं ना कहीं दलित समुदाय से भी आते हैं, जो 3 बचे हुए हैं, वो भी उन्हीं के समर्थन में है, क्योंकि उन्हें पता है उनके साथ मिल बांट करके उन्हें भी खाने को मिल रहा है। तो जो आंदोलन है, ये जो मुद्दा है, ये पूरा देश का नहीं है, पूरे विश्व स्तर का है। अभी तो देश के अंदर लोगों को पता चला है, विश्व में पता चलेगा तो इस देश की कितनी फजीयत होगी, खासकर मोदी जी की कितनी होगी, कि हमारे पास आते हैं तो हमारी तो जो कॉन्फ्रेंस होती है उनमें कहते हैं बुद्ध की धरती से आए और यहाँ बुद्ध को काटने का भारत में ये लोग काम कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ऐसी बेइज्जती ना हो, इसलिए उससे पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और विशेषकर जिन धर्मों का आप अभी जब संविधान का आर्टिकल 25 अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, अपने धर्म को मानने, उसका बढ़ावा देने, उसकी संरक्षण करने, सुरक्षा करने का अधिकार देता है, तो यहाँ पर बुद्धों को उससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? जब यहाँ धर्म के साथ साथ संप्रदाय तक को और पंथों तक को सुरक्षा है। 9वें अवतार भी हैं, क्या ये कारण भी क्या हिंदू धर्म से एक जो घालमेल है? नहीं 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 नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में साफ सुथरे शब्दों में लिखते हैं कि भगवान बुद्ध, अगर कोई ये कहता है कि भगवान बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो मैं इस प्रचार को पागलपन से ज़्यादा कुछ नहीं मानूंगा। तो ये तो केवल विष्णु को अवतार बना करके उन पर कब्जा करना चाहते हैं, और भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार नहीं है, बल्कि विष्णु भगवान बुद्ध का अवतार हैं। जितनी भी ये जातक कहानियाँ थीं बुद्ध धर्म में, उनसे राम की, कृष्ण की और विष्णु की कहानियाँ जातक कथाओं से, बुद्ध की जातक कथाओं से चुराई गई कहानियाँ हैं, ना कि बुद्ध ने इन लोगों से किसी तरह का कुछ लिया है। सारा बुद्ध का कॉन्सेप्ट इन्होंने चुराया, उन कथाओं के माध्यम से उसको पाखंडी रूप दिया और लोगों में एक बिजनेस डेवलप किया, जाकि लोगों में डर का माहौल पैदा हुआ, और वो बिजनेस इनका फल फूल गया। और जब फल फूल गया तो आज उसे बचाने के लिए हर हद तक ये कोशिश में जारी है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो ईवीएम को लेकर बयान दे रहे हैं कि विश्वसनीय नहीं है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के मार्क जुकरबर्ग तक ये बात कह चुके हैं, और इस विश्व के अंदर जो भी विकसित देश हैं उन्होंने जो है ईवीएम को छोड़ दिया है, क्योंकि उनका विश्वास ईवीएम पर नहीं है। उन्हें पता है कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकती, इसमें गड़बड़ी हो सकती है। जब हमारे मोबाइल फ़ोन हैक हो सकते हैं, छोटी छोटी मशीनें हैक हो सकती हैं, तो ईवीएम मशीन क्या चीज़ है। लेकिन भारत का चुनाव आयोग जो अड़ा हुआ है वो उसको पूरी तरीके से बचा रहा है, और उसको ये कह रहा है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें बेईमानी नहीं हो सकती, जबकि देश की जनता भी कह रही है कि बेईमानी हो सकती है। विश्व स्तर का जो आप मार्क जुकरबर्ग जो हर साल सैकड़ों सैटेलाइट भेजता है, और इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा विज्ञान पे एलन मस्क जैसे व्यक्ति ने ट्वीट भी किया, वीडियो भी जारी करी, तो उस व्यक्ति तक की बात जो है हमारे यहाँ का चुनाव आयोग नकार रहा है, उसमें न जांच की बात करता है। जैसी चुनाव आता है थोड़ा बहुत हल्ला मचता है, चुनाव आयोग उसको डिफेंड कर। मीडिया भी इस मुद्दे को प्रमुखता से नहीं दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईवीएम को लेकर कहा। मीडिया जब दिखाएगा ना, जब एक भी शब्द अगर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की तारीफ में बोल देते, तो फिर देखते उछल कूद क्या होती कि भाई इतनी तारीफ हो रही है, पूरे विश्व में डंका बज रहा, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को, हमारे मोदी जी को ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन जब आज ये बता रहे हैं वो कि
ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है और इसी गड़बड़ के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री चुने गए, बार बार बीजेपी की सरकार बन रही है, तो इस पर जो है मीडिया चुप है। मीडिया का चुप रहना आप छोटी बात ना समझे। इस देश को गुलाम बनाए रखने के लिए, इस देश को सवाल विहीन करने के लिए, जनता को मूर्ख और गूंगा बनाने के लिए मीडिया सबसे बड़ा योगदान निभा रही है। अगर इस सरकार में आज मुद्दों की बात नहीं हो रही है, जनता के मुद्दे दबाए जा रहे हैं और जमीन में धंस गए हैं, तो इसके पीछे नेताओं से ज़्यादा जो हाथ है, योगदान है, वो है मीडिया का। क्योंकि मीडिया पूरे दिन भर ऐसे छल प्रपंच के प्रोपेगेंडा वाले एजेंडे चलाती है जो देश की जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से कभी वो बात नहीं करती, उन मुद्दों पर कभी डिबेट नहीं करती, और जो वास्तव में मुद्दों को उठा सकते हैं उनको कभी अपने स्टूडियो में इनवाइट नहीं करती। वो बुलाती है बाबाओं को, संतों को, गुरुओं को, धार्मिक माहौल तैयार करती है और उस धार्मिक माहौल में भी अधार्मिक माहौल तैयार करके दिखाती है। बाबाओं में आपस में लड़ाई करवा देती है, बीप बीप करना पड़ता है उनको उनकी वीडियो को। तो ये जो देश के असली मुद्दे हैं, जो गरीबी है, भुखमरी है, शिक्षा है, रोजगार है, इन सब पे इनकी कोई भी ना डिबेट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर मिलेगी तो फिर इतनी सी मिलेगी, उस व्यक्ति को ही देश का दुश्मन साबित करने की कोशिश करेंगे। ये मतलब मोदी जी की जीत कहीं से भी इसमें जनता का विश्वास उनके साथ नहीं लगता। देखिए, जनता का विश्वास अगर साथ होता तो ईवीएम को हटा करके चुनाव कराया जाता, और अगर उन्हें लगता है कि जनता का विश्वास है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा लें, बैलेट से चुनाव करा लें, पता चल जाएगा कितना विश्वास है कितना नहीं है। चलिए, आप निर्देश जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी सोशल एक्टिविस्ट निर्देश जी, और बहुत सारे मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी। आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।